बच्चों, आज की हमारी हिंदी सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 21 ये समास पर बेस्ड वर्कशीट है। इसमें सबसे पहले आपको समास का अर्थ पता होना चाहिए। समास का अर्थ है मेल या जुड़ाव। जिस प्रकार से हम उपसर्ग प्रत्यय संधि के द्वारा नए शब्दों का निर्माण करते हैं, वैसे ही हम समास में भी नए शब्दों का निर्माण करते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर नए शब्द का निर्माण करना ये समास कहलाता है। और जो शब्द हमें प्राप्त होता है उसे हम समस्त पद कहते हैं, और जो दो शब्द आपस में जुड़ते हैं उन्हें हम सामासिक शब्द कहते हैं, जिसमें कि पहले शब्द को हम पूर्व पद और दूसरे पद को अंतिम पद कहते हैं, दूसरे शब्द को अंतिम पद कहते हैं, उत्तर पद कहते हैं। अब जैसे आपको यहाँ पर एक शब्द वर्कशीट में एग्जाम्पल भी दिया गया है, तुलसीकृत। इसमें देखिए तुलसीकृत जो है वो हमारा समस्त पद है, और जो दो शब्द आपस में जुड़ रहे हैं वो हैं तुलसी और कृत। ये हमारे कहलाते हैं सामासिक शब्द जो आपस में जुड़ते हैं। हिंदी में हम दो ही शब्दों के बीच में समास करते हैं, जिसमें पहला शब्द जो होगा वो पूर्व पद कहलाएगा और दूसरा शब्द अंतिम या उत्तर पद कहलाएगा। यहाँ तुलसी कृत में तुलसी पहला पद है और कृत जो है वो अंतिम पद है। अब बेटा क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, जैसे तुलसी कृत शब्द दे दिया जाएगा और ये कहा जाएगा इसका विग्रह कीजिए। विग्रह का मतलब है समासिक शब्दों को अलग अलग करना, समस्त पद को अलग अलग करना, यानी कि समासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना। अब यहाँ पर जैसे एक और एग्जाम्पल आपको दिया गया है, रसोई घर। अब रसोई घर में ये रसोई घर क्या है, हमारा समस्त पद है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए समस्त पद यानी कि समास विधि के द्वारा उत्पन्न किया गया शब्द जो है नवीन शब्द। जैसे उपसर्ग प्रत्यय में नया शब्द का निर्माण होता है तो उसमें हम उसे नवीन शब्द कहते हैं। यहाँ पर हम समास के द्वारा जब नए शब्दों का निर्माण होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, समस्त पद, नए शब्द का जो निर्माण होता है। अब इसमें रसोई और घर ये दो शब्द हमको दिखाई दे रहे हैं, तो रसोई जो है वो हमारा पूर्व पद है और घर जो है वो हमारा अंतिम या उत्तर पद है। अब बेटा रसोई घर शब्द देकर आपसे ये कहा जाएगा इसका विग्रह कीजिए। विग्रह मतलब कि समस्त पद को अलग अलग करना, समासिक शब्दों के बीच के संबंध को दर्शाना। तो इसको हम कहेंगे रसोई के लिए घर। अब वो घर कैसा है, रसोई के लिए। तो रसोई के लिए घर, ये क्या है, रसोई और घर के बीच के जो संबंध है उसको दर्शा रहा है। इसके लिए हम कारक विभक्ति चिन्ह प्रसर्ग इनका प्रयोग करते हैं। अब हम आते हैं इसके भेद के ऊपर। पहला भेद है इसका अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, इसकी पहचान क्या है, इसमें पूर्व पद जो कि पहला पद होता है, यानी कि पहला जो शब्द होता है वो हमारा प्रधान होता है, और पहला या पूरा पद जो है वो अव्यय होता है। अव्यय का मतलब जिसके लिंग वचन कारक इनमें परिवर्तन ना हो। पहला पद हमारा उपसर्ग होता है, सबसे मेन पहचान है इसमें। पहला पद जो है उपसर्ग, इसमें हमें बता भी रखा है कौन से शब्द हैं वो। आ अनु, अपने उपसर्ग का टॉपिक पहले की वर्कशीट में किया हुआ है। ये हमारे उपसर्ग वाले शब्द होते हैं जो कि अव्ययी भाव समास में पहले शब्द के रूप में जुड़ते हैं, और दूसरा शब्द जो होगा हो सकता है पहला और पूरा पद पूरा का पूरा अव्यय हो। ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल दिया गया है हमें आज जन्म। आज जन्म में आप देख रहे हैं पहला पद क्या है, आ। ठीक है, तो ये आ जो है ये हमारा उपसर्ग है। तो मैंने अव्ययी भाव समास की पहचान बताई की थी आपको कि पहला पद उपसर्ग है और जो है अव्यय होगा। इसका अगर हमें विग्रह करना है तो हम कहेंगे जन्म पर्यंत। ऐसे ही यथाक्रम। अब इस यथाक्रम में पहला पद जो उपसर्ग है वो है यथा। आपको यहाँ पे दिया भी हुआ है इन्होंने एग्जाम्पल कि उपसर्ग कौन कौन से हो सकते हैं। तो ऐसे शब्द जिसमें कि पहला पद हमारा उपसर्ग हो और अव्यय के रूप में हो वो हमारा कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास। अब दूसरे भेद की तरफ चलते हैं हम। दूसरा भेद है हमारा तत्पुरुष समास। अच्छा, एक अव्ययी भाव समास में ये भी बताया गया है एक ही शब्द को जब दो बार प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पर भी हमारा अव्ययी भाव समास होता है। जैसे कि घर घर, यहाँ पर इसका अगर हम विग्रह करेंगे तो हम कहेंगे प्रत्येक घर, और समास क्या होगा, अव्ययी भाव समास। अब दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, दूसरे भेद की तरफ। दूसरा भेद है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का मतलब है कि दूसरा पद इसमें प्रधान होता है। इसकी पहचान क्या है कि तत्पुरुष समास में जो हमारा दूसरा पद होगा वो प्रधान होगा, और इसमें विभक्ति या कारक चिन्ह जो है उस दूसरे शब्द पर, दूसरे समासिक शब्द पर निर्भर करेंगे। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं हम इस चीज़ को। राजपुत्र। अब ये राजपुत्र, इसमें देखिए पहला समासिक शब्द क्या है, राजा। ठीक है,
और दूसरा क्या है, पुत्र। ठीक है, अब ये जो पुत्र है इस पर बेस्ड होगी हमारी जो कारक विभक्ति का लिंग वचन है। मैंने कहा ना इसमें कि हमारा जो तत्पुरुष समास है इसमें दूसरा पद प्रधान है और जो लिंग वचन है वो हमारा किस पर निर्भर करेगा, वो दूसरे शब्द पर। अब यहाँ पर जो पुत्र है इसी पर बेस्ड है हमारा का, तो हम कह रहे हैं राजा का पुत्र। यहाँ पर प्रधान है पुत्र, किसका है वो, राजा का, तो राजा का पुत्र ये हमारा तत्पुरुष समास है। विद्यालय विद्या के लिए आल्य, ऐसे ही मुंह तोड़ मुंह को तोड़ने वाला। तो तत्पुरुष समास में सबसे पहली बात जो दूसरा पद होगा वो प्रधान होगा और कारक विभक्ति चिन्ह का लोप होता है। ठीक है, जब समस्त पद होता है उसमें कारक विभक्ति चिन्ह का लोप होता है और जब हम उसका विग्रह करते हैं समस्त पद का तो उसमें कारक विभक्ति चिन्ह को हम ऐड करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कारक विभक्ति चिन्ह को ऐड किया हुआ है, के लिए, को, का, ये सारे हमारे क्या हैं, कारक विभक्ति चिन्ह हैं। इन्हीं के बेस पे हम तत्पुरुष समास के आगे भी भेद करते हैं, लेकिन वो भी आपके लिए इतना डिटेल में नहीं जाना है आपको। अब हम नेक्स्ट तीसरा भेद करते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास इसमें जो है जो हमारा समस्त पद है वो समान रूप से प्रधान होता है और इसके लिंग वचन भी समान होते हैं। इसमें समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। जो समासिक शब्द होंगे उनमें पहला जो शब्द होगा वो विशेषण और दूसरा पद हमारा विशेष्य होगा, अर्थात विशेषता बता रहा होगा पहला पद। जैसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं, नील कमल। अब कमल कैसा है, नीला, तो यहाँ पर कमल की विशेषता है वो नीला, तो ये नील कमल जो है विग्रह कर रहे हैं तो नीला जो कमल है, तो इसका समास अगर हमसे पूछा जाए तो हम कहेंगे कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल है आपका चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। मुख कैसा है, चंद्रमा के समान, तो मुख की विशेषता है वो चंद्रमा के समान है, तो ये भी हमारा कर्मधारय समास में आ जाता है। तो कर्मधारय समास में पहला पद जो होगा, पहला सामासिक शब्द जो होगा, जो जुड़ेगा वो हमारा विशेषण होगा। चौथा भेद है हमारा द्विगु समास। द्विगु समास में जो पहला सामासिक शब्द होगा जो कि दूसरे शब्द में जुड़ता है वो संख्यावाची होगा और इसका विग्रह करेंगे तब हम विग्रह करते हुए समूह या संहार इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि हम कह रहे हैं चौराहा। इस चौराहा में पहला जो शब्द है सामासिक शब्द है वो है चौ। चौ का मतलब चार, चार राहों का समूह। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल है नवग्रह। नव, नव मीन्स नो, तो ये भी एक संख्यावाची शब्द है, तो पहला पद द्विगु समास में संख्यावाची होगा और विग्रह करते हुए हम समूह या समाहार इन शब्दों को जोड़ते हैं। जैसे हम कहें दोपहर, दो पहरों का समाहार या समूह। ठीक है, अब द्विगु समास के बाद है द्वंद्व समास या द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में हम क्या है, इसमें दोनों पद ही प्रधान होते हैं और बीच में जब हम उस समस्त पद का विग्रह करते हैं तो और या ये जो शब्द हैं ये जुड़ जाते हैं। जैसे कि और एक इसकी पहचान है, इसमें जो समस्त पद है उनके बीच में ये योजक चिन्ह होता है। एक चीज़ लेकिन आपको ध्यान में रखनी है कि योजक चिन्ह को देखते हुए आप ये नहीं कहेंगे कि उसमें द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास के लिए आपको उसका विग्रह करके देखना है, विग्रह करते हुए और या ये शब्द उसमें फिट होने चाहिए। जैसे कि हमें एग्जाम्पल दिया गया सीता राम, तो इसका हम विग्रह कर रहे हैं तो हम कहेंगे सीता और राम। तो जो हमारे सामासिक शब्द हैं वो सामान्यतः हम ये भी कह सकते हैं एक दूसरे के विलोम होते हैं और उनका विग्रह करते हैं तो हम और या ये शब्दों को फिट कर सकते हैं। जैसे हमने कहा अन्न जल, तो अन्न और जल, तो द्वंद्व समास भी क्लियर हुआ होगा। जो ऊपर था हमारा घर घर, इस घर घर में भी हम देख रहे हैं कि इसमें भी योजक का चिन्ह बीच में लगा हुआ है, लेकिन इसका विग्रह जब हम करते हैं तो हम ये नहीं कहेंगे कि घर और घर, हम क्या कहेंगे प्रत्येक घर। तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास है। आपको इस बात को ध्यान रखना है कि योजक चिन्ह को देखते ही आप ये नहीं कहेंगे कि वो द्वंद्व समास है, उसमें हमें उसका विग्रह करके डिसाइड करना है। हमारा विग्रह ही डिसाइड करेगा कि हमारा समास का कौन सा भेद है। नेक्स्ट है हमारा बहुब्री समास। बहुब्री समास में जो है इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, जब बल्कि तीसरा पद प्रधान होता है। एग्जाम्पल से इस बात को आपको एक्सप्लेन करूँगी। जैसे हम कह रहे हैं दशानन, क्या शब्द है, दशानन। दशानन 10, इसमें पहला शब्द जो है वो एक संख्या है 10, लेकिन ये द्विगु समास में नहीं जा रहा है। अभी हम इसका विग्रह जिस तरह से करते हैं वो चीज़ हमें डिसाइड करनी होती है। अब हम कहेंगे 10 है आनन जिसके,
तो 10 हैं आनंद जिसके, वो क्या हुआ हमारा रावण अर्थात रावण। हम कहेंगे 10 हैं आनंद जिसके अर्थात रावण, तो ये कौन सा समास हुआ हमारा बहुब्रीहि समास, क्योंकि यहाँ पर 10 और आनंद ये दोनों ही पद प्रधान नहीं है, बल्कि तीसरा पद रावण जो है वो हमारा प्रधान है। तो इसीलिए यहाँ पर कौन सा समास हुआ हमारा बहुब्रीहि समास। अब जो मैंने आपको भेद कराए हैं बेटा, इसी में बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है। ये कन्फ्यूज़न मैं दूर करने के लिए आपको ये बताना चाहूँगी कि जो हमारा विग्रह होगा समस्त पद का, वही चीज़ हमारी डिसाइड करेगी हमारा समास कौन सा है। मोस्टली बच्चों को कर्णधारीय समास और बहुब्रीहि समास में, बहुब्रीहि और द्विगु समास में, इनमें कन्फ्यूज़न होता है। जैसे कर्णधारीय समास में एक एग्जाम्पल मैं आपको समझाना चाहूँगी। हम लेते हैं पीताम्बर, पीताम्बर, ठीक है। अब अगर हम ये कहें पीला है अंबर जिसका, पीला है अंबर जिसका अर्थात श्री कृष्ण, तो ये कौन सा समास हुआ हमारा बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास, क्योंकि इसमें हम किसी तीसरे की तरफ इशारा कर रहे हैं, श्री कृष्ण की तरफ। लेकिन अगर हम ये कहें पीला है जो अंबर, अंबर मतलब कपड़ा, तो पीला है जो अंबर, अंबर की क्या है विशेषता कि वो पीला, तो मैंने विशेषता बताने वाला कौन सा आपको कहते बताया था समास, वो था हमारा कर्मधारय समास। इसमें हम पहले पद को क्या बता रहे थे, वो विशेषण के रूप में होगा। तो आपको समझ में आया कि हमारा विग्रह डिसाइड करेगा कि हमारा समास कौन सा है। अगर हम ये कह रहे हैं पीला है अंबर जिसका अर्थात श्री कृष्ण, तो हम कह रहे हैं उसे बहुब्रीहि समास। एक ही शब्द समस्त पद के दो विग्रह हो सकते हैं तरीके से, वही डिसाइड करेंगे कि आपका समास का भेद कौन सा है। अब ऐसे ही जैसे मैंने बताया बहुब्रीहि समास और द्विगु समास में ही बच्चों को डाउट होता है। जैसे हम कह रहे हैं चतुर्भुज, चतुर्भुज, चतुर को देखते ही बच्चा कहेगा इसमें तो संख्या आ गई, तो हम ये कहेंगे चार भुजाओं का, या सॉरी चतुर्मुख, चतुर्मुख यानी कि चार मुख। अब चार आपने देखा तो आप कहेंगे चार मुखों का समूह, तो ये हो गया द्विगु समास। लेकिन अगर हम ये कहें चार मुखों का चार मुख हैं जिसके अर्थात ब्रह्मा, तो हम इसे कहेंगे बहुब्रीहि समास। आई थिंक अब आपको समास के भेद समझ में आ गए होंगे और ये भी पता चल गया होगा कि हमारा जो विग्रह है अर्थात समस्त पद को तोड़ना, वो डिसाइड करेगा कि हमारे समास का भेद क्या है। अब हम वर्कशीट पे चलते हैं। वर्कशीट में हमें पहला क्वेश्चन दिया गया है। इसमें हमें कहा गया है निम्नलिखित समस्त पदों का समास विग्रह करके समास का नाम लिखिए। तो पहला है इसमें हमारा माता पिता। अब इसमें योजक चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है और अब इसका विग्रह करके देखिए माता और पिता, क्या इसमें फिट बैठ रहा है, ये एक दूसरे के विलोम तरह से आ रहे हैं। तो ये हाँ जी, तो ये कौन सा समास था हमारा, हाँ जी द्वंद्व समास। नेक्स्ट है हमारा आशुतोष। आशु का मतलब होता है शीघ्र, अर्थात जो शीघ्र प्रसन्न होता है। हम इसका विग्रह करेंगे तो हम कहेंगे शीघ्र प्रसन्न होता है जो, तो ये कौन सा समास हुआ हमारा, ये हमारा हुआ बहुब्रीहि समास, क्योंकि हम ये कह रहे हैं शीघ्र प्रसन्न होता है जो, यानी कि किसी तीसरे की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो ये कौन सा समास है हमारा बहुब्रीहि, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट है हमारा दाल रोटी। दाल रोटी, अब इसका अगर हमें विग्रह करना है, क्योंकि हमें विग्रह करने के लिए और समास का नाम बताने के लिए ही कहा गया, तो विग्रह कर रहे हैं तो हम कहेंगे दाल और रोटी। अब ये विग्रह बिल्कुल फिट है, इसमें योजक का चिन्ह नहीं है, लेकिन फिर भी ये कौन सा समास है हमारा द्वंद्व समास, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा राजपुत्र। राजपुत्र में राजा का पुत्र। अब आप देखिए इसमें पुत्र के साथ और राजा और पुत्र, ये दो हमारे सामासिक शब्द हैं। इन दोनों का संबंध का के द्वारा स्पष्ट हो रहा है। और मैंने आपको ऊपर एग्जाम्पल भी बताया था कि कारक विभक्ति का जो लोप है वो किस में होता है, तत्पुरुष समास में। तो अगर इसका विग्रह करेंगे तो हम कहेंगे राजा का पुत्र, और समास का भेद बताएंगे तो हम कहेंगे तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है हमारा पंचतत्व। पंचतत्व का मतलब है पांच, पंच। अब इसमें हमने जैसे ही पंच देखा तो हम कहेंगे ये तो संख्या है, तो ये कौन सा समास हुआ, द्विगु समास। अब इसका विग्रह हम क्या कहेंगे, पांच तत्वों का समूह या समाहार। फिर है नेक्स्ट हमारा लंबोदर। लंबोदर लंबा, लंबा है जिसका उदर, अर्थात श्री गणेश।
अब लंबा जो है जिसका है उधर, वो हम क्या कह रहे हैं, श्री गणेश। तो ये कौन सा हमारा उदाहरण हुआ, लंबोदर में। लंबोदर में हम ये कहेंगे बहुब्री समास, क्योंकि हम कह रहे हैं श्री गणेश की तरफ इशारा। नेक्स्ट है हमारा भरपेट। अब जो ये भर है, ये भर हमारा जो है अव्यय शब्द है और उपसर्ग शब्द है, तो ये हमारा कौन सा समास हुआ, अव्ययी भाव समास। इसका अगर हमें विग्रह करना है तो हम कहेंगे पेट भरकर, और समास का नाम बताएंगे तो हम बताएंगे अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम। 9 रात्रियों का समूह। अब इस क्वेश्चन में हमें कहा गया निम्नलिखित समास विग्रह का समस्त पद और नाम लिखिए। समस्त पद और उसका नाम लिखना है। तो 9 रात्रियों का समूह, इसका समस्त पद क्या होगा, 9 रात्रियों का समूह, इसका समस्त पद होगा हमारा नवरात्रि। ठीक है, नवरात्रि, सॉरी त्र आएगा, नवरात्रि। ठीक है, और समास का भेद अगर हमसे पूछा जाएगा तो वो हम बताएंगे द्विगु समास। कौन सा, द्विगु समास। नेक्स्ट है हमारा शक्ति के अनुसार। इसका अगर हम समस्त पद बताना चाहेंगे तो हम कहेंगे यथाशक्ति। यथा हमारा एक अव्यय होता है, तो इसका जो समस्त पद समास होगा वो होगा हमारा अव्ययी भाव समास। इसके बाद है हमारा देश के लिए भक्ति। तो इसका अगर हम समस्त पद बताना चाहेंगे तो हम कहेंगे देशभक्ति, और समास का नाम बताएंगे तो हम कहेंगे तत्पुरुष समास, क्योंकि इसमें भी आप देख रहे हैं के लिए इस कारक विभक्ति का हम लोप कर रहे हैं, हम कह रहे हैं देशभक्ति। अच्छा, नेक्स्ट है 2 सुतों का समूह। इसको हम कहेंगे दुसुति। ठीक है, समस्त पद, और इसमें समास का नाम होगा द्विगु समास, क्योंकि पहला पद जो द्वि है यानी कि 2 संख्या, और 2 सुतों का समूह, समूह का मतलब ग्रुप, तो इसकी मैंने पहचान आपको बताई थी कि वो द्विगु समास होगा हमारा। नेक्स्ट है रथ को चलाने वाला, रथ चालक या सारथी, और ये समास होगा हमारा तत्पुरुष समास, क्योंकि रथ को चलाने वाला, कारक विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाएगा जब हम इसका समस्त पद बना रहे हैं। नेक्स्ट है धन से हीन। धन से हीन, इसका समस्त पद होगा धनहीन, और समास होगा इसमें तत्पुरुष समास, क्योंकि धन से वही कारक विभक्ति का लोप हो रहा है। आई थिंक अब आपको वर्कशीट समझ में आ जाएगी। आप सभी अपनी वर्कशीट को